आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैं जो आपको बता रहा सत्य घटना पे आधारित जो एक नई कहानी है, उसमें फिर उसकी माँ ने, रमेश की माँ ने कहा कि आप अपने फैमिली डॉक्टर को आप फ़ोन कीजिए, वो आएँगे। जब उससे बात हुई तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 1 दिन बाद में आऊँगा। उसके बाद में रमेश ने कहा कि आंटी आप जो भी बातें बता रही हो, मेरे समझ में नहीं आ रही, मेरा वकील आएगा, वही बात करेगा। बोले ठीक है, जब आपका वकील आए तो मुझे आप बता देना, मैं आ जाऊँगी। मगर एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरे गले में जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, वो उन्हीं का दिया हुआ है ये मंगलसूत्र। और इस मंगलसूत्र में जो लॉकेट है, उसको मैं खोल के दिखाती हूँ। उसमें एक साइड में रमेश तुम्हारे पिताजी की फ़ोटो है, और एक साइड में मेरी फ़ोटो है। तुम देखो अपनी माँ के गले के अंदर मंगलसूत्र, उसमें क्या लॉकेट है क्या? जब उसकी माँ ये बात सुनती है रमेश की, वो चौंकती है। बोले नहीं, उसके तो मंगलसूत्र ही खाली है, उसमें कहीं कोई लॉकेट नहीं है। सन्नाटा छा जाता है। वो कैसा, खैर जो भी बातें होगी अब कल कल वकील के सामने ही होगी। मैं जा रही हूँ, आप मुझे फ़ोन करके रमेश तुम बता देना। अब वो वहाँ से निकल जाती है। निकलने के बाद के रमेश अपने कमरे में चले जाता है। छोटी बहन माँ के साथ चली जाती है। बीवी छोटी बहन से बात करने के लिए, माँ और छोटी बहन और मेरी पत्नी उसी कमरे में चले जाते हैं। वहाँ वो लोग बातें करते हैं। इधर मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा हूँ। मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही है कि जब पिताजी की चिता जल रही थी, सजा रही थी, उस समय मैंने माँ को देखा था। वहाँ वो एक-एक लकड़ी चिता पे रख रही थी। और जब मैं भाग के गया तो वहाँ पे मेरी माँ नहीं थी। फिर जब पंडित जी ने कहा कि अग्निदान करना पड़ेगा, तो मैंने कहा मैं ही पुत्र हूँ, मैं अग्निदान करूँगा। तो उन्हें मुख अग्नि जी की करने के बाद में उसकी नज़र जब सामने गई, तो सामने दूर उसकी माँ खड़ी हुई थी। कभी वो चिता को देख रही थी, कभी रमेश को देख रही थी। उस समय भी मैं व्याकुल हो गया था कि माँ यहाँ कैसे है, जबकि माँ को तो मैं घर में छोड़ के आया था। और जब वापस मैं आया, उस माँ घर में थी, वो बेहाल थी। ये जो चीज़ें थी, उसके दिमाग में सराउंडिंग कर रही थी। आखिर ये क्या है? रात को वो सो गया। सुबह उसने सोचा, क्यों ना मैं जा कर के किसी डॉक्टर से बात करूं और डॉक्टर को बताऊं कि डॉक्टर साहब ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि वकील का आने का टाइम था, कल का नहीं परसों का था। फिर भी वो मन को मजबूत करके गया अपने फैमिली डॉक्टर के पास। जाके फैमिली डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब, मेरे साथ कुछ ऐसा ही घटना घट रही है जो मैं सोच कर परेशान हूँ। आखिर ये क्या है? बोले मुझे विस्तार से बताओ। डॉक्टर बहुत ही संजीदगी से उससे सुनता सारी बातें। जब वो सब कुछ बताता है, बताने के बाद में उसके ध्यान वो कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि ये सब तुम्हारा मन का वहम है। क्यों? कि तुम पिताजी से कुछ ज़्यादा अटैच थे, और पिताजी भी, तुम अकेले लड़के थे, पिताजी तुमको बहुत स्नेह करते थे। हो सकता है उसकी वजह से, तुम्हें वो अटैचमेंट की वजह से तुमको माँ दिखाई दे रही थी वहाँ पर। बोले डॉक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आ रही है। अटैचमेंट तो मेरा पिताजी के साथ, तो फिर माँ के साथ में ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा था? ये माँ को मैं देख रहा था, वो किताबें एक-एक लकड़ी रखी थी, इसका क्या मतलब था? ये आने वाला भविष्य कुछ मुझे बताना चाहता था क्या? और जब मैंने मुख अग्नि की करने के बाद मैंने दूर देखा, वो खड़ी हुई मुझे देख रही थी और फिर जलती हुई चिता को देख रही थी। ये आखिर आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बता रहा था क्या? डॉक्टर साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बोले नहीं, हमारे मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा खाली वहम है, और धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा ना, वैसे वैसे सब ठीक हो जाएगा।
इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं। डॉक्टर से बात करके, लेकिन उसके अंदर का जो जंजाल था वो साफ नहीं हुआ था। घर आ गया। घर आने के बाद में वो सोचा मैं किसको बताऊं, पत्नी को बता नहीं सकता, माँ को वैसे नहीं बता सकता, छोटी बहन को क्या बताऊं। असमंजस में था वो। तब तक उसका लड़का आ गया। लड़का के कहा कि पापा दादाजी नहीं रहे। बोला हाँ बेटा, जो इस दुनिया में शरीर लेता है एक दिन उसको इसी पृथ्वी पर शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। बोले शरीर छोड़ के जाना पड़ता तो आखिर क्या जाता है जो शरीर यहीं रह जाता है। बेटा अंदर में जो आत्मा है ना, ये आत्मा जब उस शरीर से परेशान हो जाती है, होने के बाद में वो ब्रह्म में लीन होने के लिए चली जाती है। उस वो शरीर मट्टी बन जाता है और उस मट्टी का हम लोग कब्रिस्तान में जाके उसका अग्नि संस्कार करते हैं। बोले पापा मेरे तो समझ नहीं आपकी क्या क्या बातें, आप किस तरीके से बस समझा रहे हो। खैर ठीक है, इतना कह करके वो बाहर आ जाता। और वो बेटा सब सोच रहा है। फिर अचानक उसके वो आंटी का चेहरा नजर आता है कि आखिर आंटी इतने सालों कहीं नहीं, कभी नहीं आई, लेकिन जब 12वां दिन जब पगड़ी की रस्म थी उस समय अचानक वो प्रकट हो गई। ये क्या था? ये भी मुझे कोई भविष्य मुझे दिखाना चाहता है क्या? लेकिन खैर इसका तो बोले मुझे निचोड़ निकालना पड़ेगा। जबकि इतने साल में रहा, मैंने पिताजी को कोई गलत लाइन में जाते हुए नहीं देखा, कभी किसी से इस तरह की कोई बातें करते नहीं देखा। तो अचानक ये एक नया रिश्ता कहाँ से कायम हो गया और कैसे मेरे सामने आ गया? मेरी माँ भी इस चीज से अनजान है। और हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के आस पड़ोस वाले जो हैं वो भी जानते हैं कि रमेश के पिताजी बहुत ही नेक इंसान है। और भाई ये चीज पक्की थी, इन्होंने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा एक कारोबार बना लिया था। 4 दुकानें थी और डेली 4 दुकानों की आय कम से कम 3 लाख रुपया पर डे थी। और कम से कम एक एक दुकान में 10-10 12 कारीगर काम करते थे। एक बड़ा कारीगरों का देखा जाए हंजूम हो जाता था। कोई भी फंक्शन वगैरह होता उस समय बाहर के लोग ने बुला करके वो जो स्टाफ वगैरह इतने हो जाते थे, एक अलग टाइप का मतलब कि वो मतलब आनंद होता था सबका। और लेकिन पिताजी ने कभी भी स्टाफ को स्टाफ नहीं समझा, हमेशा वो उनको अपना फैमिली मेंबर ही समझते थे। और कभी भी किसी को भी परेशान होते हुए नहीं देखा। कोई भी स्टाफ सब एक ही बोलता था मालिक हो तो ऐसा हो। हम लोग जो सोचते हैं उसके पहले मालिक आकर के हम लोग बता देता है कि ठीक है तुम ऐसे ऐसे कर लो। वो काम होता था। रात को वो सो गया। अब दूसरे दिन वकील का आने का समय हुआ। उसने वकील को फोन किया, वकील साहब आप कब आ रहे हैं? तो उसे तो आंटी को फोन करके बताना था। वकील से बात हुई। वकील ने कहा कि मैं 11:30 बजे तक आपके घर पे पहुंचूंगा। बोले एक काम करो ना, क्यों ना आप कोई भी एक दुकान पे आ जाओ, वहीं पे बैठ के हम लोग बात कर लेंगे। रमेश ने कहा नहीं वकील साहब, अब ये मामला बहुत पेचीदा है, आप घर पे ही आओ, क्योंकि लोगों को बताने से क्या मतलब, उसमें हम लोग की हंसाई होगी। बोले ठीक। तो बोला मैं 11:30 बजे आ जाऊंगा। रमेश ने क्या कि उस आंटी को फोन किया, करके उसको बताया कि आंटी आप 11:30 बजे तक आ जाइए, क्योंकि वकील साहब 11:30 बजे तक आ जाएंगे। बोला अच्छा ठीक है। 11:30 बजे के पहले ही आंटी पहुंच गई।
एक कमरा उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी, उसमें सोफे वगैरह लगे हुए थे। वहाँ पे आंटी को बैठाया, इधर में रमेश की माँ बैठी, इधर में रमेश की पत्नी बैठी, इधर में छोटी बेटी बैठी। अब इंतजार हो रहा था तो खाली वकील साहब का। वकील साहब आए, आने के बाद में सब लोगों ने नमस्कार किया। करने के बाद में बोले बैठिए, उनको वकील को बैठाया गया। बोले हाँ रमेश बताओ क्या बात है, किस लिए तुमने मुझे बुलाया? बोले वकील साहब बात ऐसी है कि ये जो आंटी है, ये परसों जब मेरा पगड़ी रस्म हो रही थी, ब्राह्मण जीवने के बाद जब पगड़ी रस्म होती है कि घर का मुखिया कौन बनेगा, उस समय अचानक ही प्रकट हुई। इसने आके पंडित जी से कहा कि इसकी पगड़ी रस्म नहीं होगी, इसके बड़ा भाई है उसकी पगड़ी रस्म होगी। वकील ने सुना तो सुन के वो भी आश्चर्य हुआ। बोला फिर रमेश क्या हुआ? बोले फिर इसने मुझे बताया कि रमेश से बड़ा एक और पुत्र है। तो बोला कि तो शुरू से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप और आपकी छोटी बहन है। बोले नहीं वकील साहब, ये कह रही हैं कि मेरे पिताजी से इन्होंने शादी की है और इनकी शादी में जो संतान हुए 3 लड़के हुए और मेरी माँ से 2 संतान हुई, एक मैं हुआ, एक छोटी बहन हुई। अब चीज ये हो रही है कि ये कहती हैं कि तुम लोग 4 भाई हो, 3 मेरे बच्चे, एक तुम। सबसे बड़ा लड़का अनिल है, वो तुमसे बड़ा है, पहले वो हुआ उसके बाद में तुम हुए थे। तो पगड़ी रस्म हिसाब से बोला कि उसकी होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने इनको समझाया कि घर यहाँ पे इतने समाज के आदमी इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पे आप तमाशा ना करो, तो ये मान गई। इन्होंने कहा ठीक है पगड़ी रस्म तो करवा लो। आंटी ने ये मुझे इजाज़त दी और मैंने पगड़ी रस्म करवा ली। बोला आगे क्या हुआ? बोला आगे ये हुआ कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतने साल पिताजी के साथ रहा, माँ इतने सालों से पिताजी के साथ थी, आस पड़ोस वाले सब जानते हैं कि बहुत ही नेक दिल इंसान था, ऑफिस के जितने भी स्टाफ वगैरह हैं सब जानते हैं कि बहुत ही नेक दिल इंसान था वो। लेकिन अचानक ये एक पत्नी कहाँ से खड़ी हो गई? इनका कहना है कि हर महीने में 2 बार आते थे, एक तो 15 तारीख को और एक 30 तारीख को मेरे घर आते थे। फिर कहा बोला फिर क्या हुआ? बोले ये कहती हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, जैसे मैं उनका पालन पोषण कर रहा हूँ वैसे मैं तेरा भी करूँगा, तेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और बोले कि ये गले में जो मंगलसूत्र पहन रखी है, वो मंगलसूत्र में एक लॉकेट है। लॉकेट को जब खोलते हैं तो एक साइड में पिताजी की फोटो है, एक साइड में इनकी फोटो आंटी की। अब वकील साहब मेरे ये जो बातें मेरे दिमाग में सेट नहीं हो रही है। मैंने आपको सारी बातें बता दी, आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है, आखिर क्या है? बोले देखो, पहली बात तो ये है कि ये जो अचानक जो प्रकट हुई है, इनको कैसे पता चला कि रमेश के पिताजी गुजर गए? पहला प्रश्न ये है। और दूसरा कि जब उसको पता चला कि उसका एक परिवार और है, तो इसने सहन कैसे किया? बोला कि वकील साहब ये तो कह रही है ना कि मेरे पिताजी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तुम्हें जैसा पालन पोषण कर रहा हूँ वैसे उसे भी करूंगा, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। इस वजह से उड़ेगी। बोला पहला पुत्र जब उसके था तो तुम जब दूसरे हो, तो मेरे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी जब शादी तब भी ये कभी नहीं आई, तुम जब पैदा हुए तब भी ये नहीं आई, अचानक ये आज 28 साल बाद के अंदर ये आके खड़ी हो गई।
ये मेरे समझ में नहीं आ रही है। अब तीसरी बात एक और ये है कि ये जो बोले मंगलसूत्र में जो लॉकेट है, उसमें रमेश के पिताजी की फ़ोटो है और दूसरी तरफ उसकी है। तो ये चीज़ तो फ़ोटो किसी की भी खिंचा के कहीं लगा सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई सबूत नहीं है। अब भला मैं मुखातिब होता हूँ मैडम से, बोला हाँ पूछिए। वो जो आंटी थी उससे बोला पूछिए। उसने कहा कि आंटी आप एक चीज़ बताइए मैडम, आपके पास में इसके अलावा और क्या सबूत है कि रमेश आपके हस्बैंड हैं? बोले देखो वकील साहब, सबूत तो मेरे पास एक नहीं कम से कम 10 हैं। लेकिन पहला सबूत ये कि आप मेरे घर पे आइए, वहाँ के अगल-बगल वालों से आप पूछिए कि रमेश के पिताजी हर महीने में 2 बार आते थे, एक 15 तारीख को और एक 30 तारीख को। और अगल वाले जब बोलते थे कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, तो उसने कहा कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये फ़ॉरेन रहते हैं, एब्रॉड, इसलिए टाइम निकाल के आते हैं, तो वही चले जाते हैं। बोले ये चीज़ें 30 साल से चल रही थी। बोले हाँ वकील साहब, ये 30 साल से चल रही थी। मैंने इतना उनको प्यार किया, वो भी मेरे ऊपर अटूट विश्वास रखते थे और मुझे बहुत प्यार करते थे। बोले वो तो मुझे नज़र आ रहा है, जो 3 आपके बच्चे हुए तो इसका मतलब कि आपको वो प्यार तो बहुत करते थे। इसके अलावा और क्या सबूत है? ठीक है, वो तो जाके वहाँ हम खबर ले लेंगे, जहाँ रहती हैं आप, एड्रेस मुझे दे दीजिए, मैं अपने लोगों को भेज के पता लगा लूँगा। दूसरा और क्या है? बोला पहले आप ये खबर दीजिए, उसके बाद मैं दूसरा दूँगा। तीसरा मेरे पास जो वीटो पावर है, वो आपको अभी बता देती हूँ। बोला हाँ बताइए मैडम, तीसरा क्या है? बोले तीसरा वीटो पावर मेरे पास ऐसा सबूत है, जो हिंदुस्तान के संविधान भी इसको नकार नहीं सकता। रमेश के कान खड़े हो गए, रमेश की माँ के कान खड़े हो गए, रमेश की पत्नी के कान खड़े हो गए और इधर में वकील के भी कान खड़े हो गए कि ऐसा क्या सबूत है? बोले मेरे साथ में इनका मैरिज सर्टिफिकेट है, इन्होंने मेरे साथ शादी की है, वो मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास में है, मेरे मैरिज ब्यूरो से स्टाम्प लगा हुआ है मेरे पास में। आज से 31 साल पहले इन्होंने मेरे साथ जो शादी की थी, वो मैरिज सर्टिफिकेट है। इतना कहने के बाद में वकील के माथे पे पसीने आ गए। बोला आप एक काम कीजिए मैडम, अभी आप जाइए, मैं आपसे 2 दिन बाद में कांटेक्ट करूँगा। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। आगे क्या हुआ, वो मैं आपको कल बताऊँगा। कल शायद जहाँ तक फाइनल हो जाएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।